हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 45 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 46 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पेपर के अनुरूप डलना है तो दोस्तों आपको पिछले 45 मॉडल पेपरों का टेस्ट देना अत्यंत आवश्यक है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 46 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। गणित के 15 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न, हिंदी के 20 प्रश्न है और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। डिवाइडेशन है अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न, राजस्थान पॉलिटी के 5, राजस्थान करंट अफेयर के 5, भारत के करंट अफेयर के 5, इंडियन पॉलिटी के 5, सामान्य विज्ञान के 5 और कंप्यूटर के 5। ठीक है, ये इसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों अपन ये जो मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यानी कि सबसे पहला भाग कौन सा है? राजस्थान भूगोल। सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। डूंगरपुर ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो बांसवाड़ा दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कर्क रेखा को दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ पे देखिए, पूर्वी मैदानों का भाग है कोटा है, अजमेर है, बूंदी है, लेकिन माउंट आबू है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र का भाग है दोस्तों, ये माउंट आबू। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? नाम तो सुना ही होगा, चंबल बीहड़। ठीक है, तो दोस्तों यही अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ है वो पाए जाते हैं, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल बेसिन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, एरिडी मृदा समूह है प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? दोस्तों, एरिडी मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर है, ये एरिडी मृदा यानी कि एक शुष्क जलवायु का दोस्तों ये मृदा का समूह है। ठीक है, और ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़ दोस्तों इन क्षेत्रों के अंदर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि दोस्तों अति आर्द्र जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, BWHW, BSHW, CWG और AW। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? बताइए, रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से स्थान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी जिले में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों, किसको? रामगढ़ विस्तारी को। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? मेजा बांध कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों मेजा बांध कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। मेजा बांध है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और ये दोस्तों कोठारी नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कोठारी नदी पर। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है, बताइए कौन से क्षेत्र में?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों मरुगंगा और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों जैसलमेर का है, ठीक है। कितना दोस्तों? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं जैसलमेर में। और देखिए 100 से कम घनत्व वाले 3 जिले हैं। एक तो है दोस्तों जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर। बीकानेर का जो जनघनत्व है वो दोस्तों 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और बाड़मेर का है दोस्तों 90। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो कौन सी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो ये पोषित है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये वित्त पोषित है। सॉरी ये है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा ये वित्त पोषित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है दोस्तों ये। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है वो हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको आप हाड़ौती का पठार बोलते हैं दोस्तों। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, और ये वाला जो क्षेत्र है ये दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाता है, लेकिन हरियाणा के साथ में सीमा नहीं बनाता। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? बताइए राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मरुस्थल में मरुस्थल के क्षेत्र में दोस्तों उदयपुर शामिल नहीं है, झुंझुनू है, जोधपुर है, जैसलमेर है, लेकिन यहाँ पर बी नंबर का यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिडीसोल्स मृदा है वो बताइए राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? तो दोस्तों ये शुष्क जलवायु क्षेत्रों में मिलती है दोस्तों, यानी कि आप बोल सकते हैं बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत है वो कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 2023 में। कब की थी? 2023 में की थी। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए, 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए जो ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान का कौन सा जिला दे रखा है ऑप्शन में? यहाँ पर जैसलमेर दे रखा है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? बताइए कोलाय झील कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है कोलाय झील। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर दोस्तों कौन से जिले में समाप्त होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है जैसलमेर में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए मोहनगढ़ को इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो कौन से जिले में? डूंगरपुर में। कितना है दोस्तों? 994 लिंगानुपात है दोस्तों डूंगरपुर जिले का। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों राजसमंद का, जिसका है 990। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 373 पॉइंट दोस्तों 63 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 374 किलोमीटर दे रखा है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, इन जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपदा प्रबंधन का टॉपिक है वो दे रखा है दोस्तों सिलेबस में। आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 25 के अंतर्गत। धारा 25 के अंतर्गत ये गठन किया जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन है भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, गटियाला अभिलेख से संबंधित निम्न लिखित कथनों में असत्य है। दोस्तों गटियाला अभिलेख से संबंधित अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंदर इसमें देखिए अपने को बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उनके वंशजों का विवरण है। दोस्तों इसके अंदर देखिए गटियाला अभिलेख में दोस्तों प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उनके वंशजों का विवरण है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा तो इसमें सही है। अब दोस्तों तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। देखिए अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्णन नहीं है दोस्तों इसमें। और दोस्तों देखिए यहाँ पे यह अभिलेख है 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों गटियाला अभिलेख है, ये 861 ईस्वी में जोधपुर के गटियाला में कुक द्वारा उत्कीर्ण है वो करवाया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की? बताइए निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माणक्यलाल वर्मा ने। दोस्तों माणक्यलाल वर्मा ने दोस्तों 1934 में डूंगरपुर में खडलाई आश्रम की जो स्थापना है वो की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना की रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक या गायिका कौन थी? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजपुताना की रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक या गायिका कौन थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए गणेशी लाल व्यास। दोस्तों गणेशी लाल व्यास ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने कई गीत पुस्तिकाएं हैं वो उनका यानी कि कई गीत पुस्तिकाएं हैं उनका दोस्तों प्रकाशन किया था, जैसे गरीबों की आवाज, बेक्सों की आवाज, इंकिलाबे तराने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गणेशी लाल व्यास। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ये जो ग्रंथ है कुवलयमाला, दोस्तों इस ग्रंथ के लेखक है उद्योधन सूरि और इसमें दोस्तों 18 देसी भाषाओं में मरु भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 18 भाषाओं के नाम का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में मेला दिन सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में मेला दिन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बेणेश्वर मेला है, ये माघ पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है ये श्रावण अमावस्या को लगता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बाणगंगा का जो मेला है, बाणगंगा का मेला दोस्तों ये बैसाख पूर्णिमा को लगता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कपिल मुनि का मेला, दोस्तों कपिल मुनि का जो मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। यहाँ पर कार्तिक अमावस्या है वो गलत हो जाएगा, अमावस्या नहीं आएगा, इसमें पूर्णिमा आएगा। पूर्णिमा होता तो दोस्तों ये सही होता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सुमेलित नहीं है। 26 नंबर का प्रश्न है, 13 ताली नृत्य लोक देवता की स्मृति में किया जाता है। बताइए 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदेव जी की स्तुति में ये 13 ताली नृत्य है वो किया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो 13 ताली नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा दोस्तों बाबा रामदेव जी की आराधना में ये किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस लोक नाट्य का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के एक प्रांगण में किया जाता है? किस लोक नाट्य का मंचन है खुली कॉलोनी या बाजार के एक प्रांगण में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रम्मत। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रम्मतें है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी या देवता को समर्पित है? राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये शिव को समर्पित था दोस्तों, शिव को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, नीलकंठ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है ये। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? बताइए पुरुष है वो कौन से प्रकार की पगड़ी पहनते हैं विवाह के अवसर पर? तो दोस्तों विवाह के अवसर पर मोटड़ा प्रकार की पगड़ी है वो पहनते हैं, मोटड़ा प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, और लहरिया वाली जो पगड़ी है ये दोस्तों श्रावण माह में पहनते हैं दोस्तों, सावन माह में। ठीक है, और जो मदील है, मदील पगड़ी का प्रकार है ये दोस्तों, मदील पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर पहना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर में स्थित नहीं है? कौन सा पर्यटन केंद्र दोस्तों अजमेर में स्थित नहीं है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तारागढ़ का किला अजमेर में है, दौलत बाग अजमेर में, आना सागर झील है वो भी अजमेर में, गुलाब बाग, गुलाब बाग दोस्तों ये उदयपुर में है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये चिड़ियाघर है दोस्तों गुलाब बाग। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उदयपुर में। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है वो कौन सी है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मंडोर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों मुणोत नैन सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, जिसमें दोस्तों सबसे प्राचीनतम जो शाखा है वो मंडोर शाखा मानी गई है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? बताइए ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहुआ में। कहां पर है? आहुआ में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना आहुआ में। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, आजादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? बताइए दोस्तों आजादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो दोस्तों 19 तो रियासतें थी, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था दोस्तों लावा, एक था दोस्तों नीमराणा, ठीक है, और एक था दोस्तों कुशलगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे रियासतों के बारे में पूछा है तो 19 रियासतें थी, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए।
बताइए, सीधा सा है, इसमें तो हाड़ौती बोली जाएगी दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? बताइए, ये गिंदोली है वो कौन थी? तो दोस्तों गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी गिंदोली। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, सांसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताइए दोस्तों, ये सांसेरा जलदेवी का मंदिर है कौन से नगर में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों राजसमंद के जो निकट है एक सांसेरा गांव, ठीक है, वहां पर है दोस्तों ये जल देवी का मंदिर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पंक्तियां कही गई है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बताइए, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है वो क्या है? तो दोस्तों बादला है, ये जस्ते से निर्मित पात्र होता है जिसमें पानी है वो लंबे समय तक ठंडा रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक निर्मित होता है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ते से बना पानी का पात्र है ये बादला। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है? लहरिया बात की ओढ़नी किस अवसर पर पहनती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये तीज के अवसर पर पहनती है दोस्तों, श्रावण माह में तीज के अवसर पर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों ये प्रारंभ की गई कब? तो ये प्रारंभ की गई दोस्तों 2021 में, ठीक है, याद रखना 2021 में। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, सुधांश पंत राजस्थान सरकार के वर्तमान है। तो दोस्तों क्या है सुधांश पंत? तो दोस्तों ये सुधांश पंत है, ये दोस्तों राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव है। कौन है दोस्तों? मुख्य सचिव। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो ये मुख्य सचिव है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? बताइए, किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो किसे नियुक्त नहीं किया जाता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति इनको नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी दोस्तों राज्यपाल करता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इसकी नियुक्ति नहीं करता। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। कौन होता है? मुख्यमंत्री। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री होता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? बताइए, कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? तो दोस्तों पहली महिला मंत्री है वो कमला बेनीवाल बनी थी दोस्तों, ठीक है, पहली महिला मंत्री है वो कमला बेनीवाल बनी थी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही
और दोस्तों वसुंधरा राजे है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और यशोदा देवी है, ये दोस्तों राजस्थान की पहली महिला विधायक थी, वो भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष हुई थी, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 29 अगस्त 1949 को दोस्तों जोधपुर मुख्य पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1949। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए अब अपन भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया? दोस्तों जो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत? दोस्तों अनुच्छेद 300 में इसको रखा गया है और पहले मूल अधिकारों में दोस्तों ये अनुच्छेद 31 में था, फिर वहां से हटा दिया इसको और इसको कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से दोस्तों इसको हटाया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर है वो कौन सी सेवा का सदस्य होता है? तो दोस्तों ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का दोस्तों ये सदस्य होता है, आईएएस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? बताइए दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 19 के तहत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 19 अनुच्छेद। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ऐसा किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों ऐसा कहा था केटी शाह ने। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केटी शाह ने। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो दोस्तों 2 परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों सदैव नया पदार्थ बनता है, ठीक है, जैसे दूध से दही बनना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? बताइए कौन सा तत्व अधातु है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जो कार्बन है वो दोस्तों अधातु तत्व है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो दोस्तों 3 प्राथमिक रंग है वो है नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल, ये क्या है? 3 प्राथमिक रंग है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ह्यूगो डी ब्रिज के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस पादप के अध्ययन पर आधारित है?
हुगो डी ब्रिज के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस पादप के अध्ययन पर आधारित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर दोस्तों अपने प्रयोग के आधार पर ये दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली का कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली है वो कहलाता है, तो कौन कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 6 के अंदर दोस्तों अब अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 6 में करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025 में लगातार कौन सा बजट पेश किया? बताइए, वर्ष 2025 में दोस्तों कौन सा बजट है वो पेश किया निर्मला सीतारमण ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो दोस्तों इन्होंने 8वां बजट है वो पेश किया था। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लगातार 8वां बजट है वो पेश किया। और दोस्तों सबसे ज्यादा बजट है वो पेश करने वाले थे मोरारजी देसाई 10 बार, और पी चिदम्बरम है वो दोस्तों 9 बार, और प्रणब मुखर्जी है ये 8 बार बजट पेश किया है इन्होंने। तो निर्मला सीतारमण ने दोस्तों 8वीं बार है वो बजट पेश किया है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह है 26 जनवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। याद रखना दोस्तों, प्रबोवो दोस्तों सुबियांतो। ठीक है, इनको दोस्तों मुख्य अतिथि है वो बनाया गया था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देश का पहला सौर सीमावर्ती गांव कौन सा है? देश का पहला सौर सीमावर्ती गांव कौन सा है? तो वो है दोस्तों मसाली गांव, बनासकांठा जिला, गुजरात। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है? हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में तितलियों की 446 से अधिक प्रजातियां हैं वो दर्ज की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की समयावधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की समयावधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये मंजूरी दी गई है दोस्तों 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अब अपन दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 7 में। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत नवीन सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक जिला एक उत्पाद नीति के अंतर्गत दोस्तों नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या दोस्तों अधिकतम 15 लाख या अधिकतम 15 लाख की अनुदान सहायता है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले लोगों
के उन्नयन के लिए राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले लोगों के उन्नयन के लिए बजट 2025-26 में कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों 150 करोड़ रुपए का अलग से कोष है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए ये 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शुरू किए गए अभी नहीं अभियान का संबंध है, बताइए राजस्थान में शुरू किए गए अभी नहीं अभियान का संबंध किससे है? तो दोस्तों वो है इसका जो उद्देश्य है वो दोस्तों बाल विवाह की रोकथाम लगाने से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा फीफा द्वारा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों ये जयपुर के विद्याधर नगर में बनाया गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अब दोस्तों अब अपन है वो भाग 8 के अंदर है कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी क्रम में चल रही प्रोसेस को क्रियान्वित करने हेतु किस फाइल का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या कंप्यूटर सिस्टम में किसी क्रम में चल रही प्रोसेस को क्रियान्वित करने हेतु किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है फीफो फाइल का उपयोग है वो किया जाता है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसको? तो दोस्तों इसमें देखिए एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी है, इसके लिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ के प्रथम अक्षर में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में पैराग्राफ के प्रथम अक्षर में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए। तो इसमें ड्रॉप कैप का दोस्तों ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला अंक गणितीय ऑपरेटर नहीं है? बताइए एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला अंक गणितीय ऑपरेटर कौन सा नहीं है? दोस्तों देखिए प्लस है, भाग है, गुणा है, लेकिन बराबर है नहीं है। दोस्तों बराबर है का प्रयोग है वो दोस्तों सूत्र के लिए किया जाता है, लेकिन ये अंक गणितीय ऑपरेटर है वो नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम है वो क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या नाम होता है? तो वो उसका नाम होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 1। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट नाम होता है ये पावर पॉइंट का। दोस्तों अब अपन है भाग 9 के अंदर है हिंदी व्याकरण से संबंधित है 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा,
राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। दोस्तों भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गरीबी, गरीबी के अंदर दोस्तों भाववाचक संज्ञा बनी है। कैसे? दोस्तों गरीबी यहाँ पर जो शब्द है वो विशेषण शब्द है, लेकिन इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है और इसकी वजह से दोस्तों ये गरीबी है, ये भाववाचक संज्ञा बनी है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देवालय, विद्यालय और दवाई, ये तीनों दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। ये लाइन नहीं पढ़नी है, सेकंड नंबर वाली। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए तुम, दोस्तों यहाँ पर तुम है वो क्या है? तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और दोस्तों उसे, उसे है, उसे क्या है? तो दोस्तों उसे संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसमें दोस्तों संबंधवाचक और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इनका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ये ऊपर वाली लाइन थी दोस्तों, ये कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। अब ये जो 73 नंबर का प्रश्न है वो आपको ये वाली लाइन पढ़नी है इसके अंदर। इसमें देखिए कौन सा क्रम सही नहीं है, 73 नंबर का प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है, ये लाइन पढ़नी है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, कौन सा क्रम सही नहीं है। यहाँ पर देखिए मुकेश चाय मंगवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, मुकेश चाय मंगवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए गाय खेत में खड़ी है, अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। माधुरी मेरी बहन है, संयुक्त क्रिया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सहायक है, ये क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है दोस्तों। यहाँ पर ये माधुरी मेरी बहन है, तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मीबाई अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? बताइए किस व्याकरणिक कोटि का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा का है, साहस। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कंगन, दोस्तों कंगन जो शब्द है वो क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप बनेगा वो बनेगा दोस्तों कंकण। क्या बनेगा? कंकण बनेगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? बताइए किस विकल्प में सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पुरोहित, पुरोहित और आशीर्वाद। दोस्तों पुरोहित में पूर्व के साथ में विसर्ग प्लस हित, ठीक है। और आशीर्वाद के अंदर दोस्तों आशी फिर विसर्ग फिर वाद, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रमेश, राम प्लस ईस, गलत हो जाएगा। रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? रमा प्लस ईस, क्या हो जाएगा? रमा प्लस ईस होगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों उल्लेख, उल्लेख के अंदर दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दोस्तों उत उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर उद्घाटन के अंदर दोस्तों, उद्घाटन के अंदर भी दोस्तों उत उपसर्ग है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है? बताइए कौन से विकल्प में
कृत प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दानव, दानव के अंदर दोस्तों कृत प्रत्यय है वो नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। दानव में दोस्तों तद्धित प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, किस विकल्प में पर्यायवाची सुमेलित है, किस विकल्प में पर्यायवाची सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दुकुल, पट, वसन, कपड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें सही है। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अलंकार, आभूषण, भूषण, गहना बिल्कुल सही है। आंसू, नयन, तारिका, नीर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए आंसू में यहाँ पे नयन, तारिका, नीर दे रखे हैं, तो दोस्तों आंसू के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं चक्षु जल, नयन जल, अश्रु, नेत्र, ये होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीर नहीं होगा दोस्तों, नीर तो जल का होता है, तो यहाँ पर ये सही नहीं है पर्यायवाची। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 82 नंबर का प्रश्न है। देखिए, किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो वो अपने को यहाँ बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपतय का होता है दोस्तों अधितय का, बिल्कुल सही बात है। उर्वर का होता है बंजर, ये भी बिल्कुल सही है। निंदा का होता है प्रशंसा, ये भी बिल्कुल सही है। एकत्र का यहाँ पर सकल दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों एकल का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों विकीर्ण। क्या होता है दोस्तों? विकीर्ण होता है, विकीर्ण होता है एकल का विलोम। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। सकल का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कटु का तिक्त दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कटु का विलोम होता है मधुर, ठीक है। सुरती, विरती, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सुरती का विलोम है वो विरती होता है। और आकुल का दोस्तों यहाँ पे व्याकुल दे रखा है, गलत हो जाएगा। आकुल का अनाकुल हो जाएगा। और हताश का दोस्तों यहाँ पर निराश दे रखा है, गलत हो जाएगा। हताश का विलोम है वो आशावान होता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुर्दांत। क्या हो जाएगा? दुर्दांत। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, दुर्दांत। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवसायिक शुद्धिकरण, व्यवसायिक शुद्धिकरण। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ये दोनों शब्द है वो क्या है? शुद्ध है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा शुद्ध वाक्य है। देखिए, आप किसी समय हमारे घर आए, आप किसी समय हमारे घर आए, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि कपड़े की माप होती है, तो कपड़े की माप थोड़ी होती है, कपड़े का माप होता है, ठीक है। कुछ लोग परस्पर आपस में बातें कर रहे थे, तो दोस्तों कुछ लोग आपस में नहीं, कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे। अनुशासनहीनता एक गहरी समस्या है, तो दोस्तों अनुशासनहीनता गहन समस्या है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें भाई साहब दफ्तर पहुंचते होंगे, बिल्कुल ये संदिग्ध वर्तमान काल है, पहुंचे नहीं है अभी। डॉक्टर साहब अस्पताल से आते होंगे, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये अभी पहुंचे भी, ये भी नहीं है। विक्रम ने गीत गाया होगा,
विक्रम ने गीत दोस्तों गाया होगा। ये संदिग्ध वर्तमान काल नहीं है दोस्तों, ये संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 88 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि होने का गर्व भावार्थ का मुहावरा है। बुद्धि होने का गर्व भावार्थ का मुहावरा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आजकल के विद्यार्थी दोस्तों 97 अंक प्राप्त कर अपने आप को अकल का पुतला समझते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गलत है, बाकी 3 सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनसाइट तटस्थता दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका अर्थ होता है अंतर्दृष्टि। क्या होता है दोस्तों? अंतर्दृष्टि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो तो ऐसा लिखा गया पत्र कहलाता है। तो ऐसा लिखा गया पत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ऐसा लिखा गया पत्र है वो कहलाता है दोस्तों परिपत्र। क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिपत्र। नेक्स्ट अब अपन है वो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 10 के अंदर 91 से 105 तक। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। दोस्तों अपने को खालिस्तान भरना है। ठीक है, 91 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, योर ऑफिसर विल बी एंग्री विथ यू बिकॉज यू नॉट वर्क प्रॉपरली। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए आपका ऑफिसर है वो दोस्तों बहुत एंग्री होगा अगर आपने प्रॉपर वर्क है वो नहीं किया हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हैव नॉट वर्कड आएगा इसमें। ठीक है, हैव नॉट वर्कड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यू के साथ में दोस्तों हैज का प्रयोग नहीं होता, हैव का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें भी खालिस्तान भरना है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको 2 खालिस्तान भरने हैं। देखिए आपको ब्रैकेट में 2 रेस्ट और यहाँ पर भी रेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ऑलवेज के आगे ऑलवेज के दोस्तों बाद में आपको एक खालिस्तान भी बनाना है इसके अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मदर रेस्ट नाउ, सी ऑलवेज, फिर खालिस्तान, फिर रेस्ट आफ्टर लंच। तो दोस्तों क्या क्या आएगा इन दोनों खालिस्तानों में? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों देखिए मदर इज रेस्टिंग नाउ, सी ऑलवेज रेस्ट्स आफ्टर लंच। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपना सेंटेंस है 93 नंबर का प्रश्न में। देखिए वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, बताइए? तो दोस्तों इसमें देखिए ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर सिंपल टेंस में है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों विल सिंग की पैसिव फॉर्म है वो दोस्तों विल बी संग हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नेशनल एंथम विल बी संग बाय वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास एट द फंक्शन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फैसिलिटी। दोस्तों देखिए बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड चेंज इनटू एक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें दे विल हैव फेलिसिटेड द विनर्स बाय नाउ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 95 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए द कॉन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज चेंज इनटू इनडायरेक्ट। दोस्तों इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर लेट से स्टार्ट होने वाले दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में लेट को सब्जेक्ट के बाद दोस्तों शुड में बदल कर लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही शुड बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 96 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है और डायरेक्ट स्पीच में अगर अपन बदलेंगे तो दोस्तों हैड गॉन के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैव गॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा द गर्ल सेड ओ वेयर हैव द स्पैरोज गॉन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए कैन फायर सेटिस्फाई ओवर टूरिस्ट और थ्रिस्ट, कैन फायर सेटिस्फाई ओवर थ्रिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हो जाएगा फायर कैन नॉट सेटिस्फाई ओवर थ्रिस्ट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए ब्रावो यू डिड द सम करेक्टली। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ब्रावो यू डिड द सम करेक्टली। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इट इज प्राइज वर्थी दैट यू डिड द सम करेक्टली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों महात्मा गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैन इन द वर्ल्ड चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा। देखिए यहाँ पे वन ऑफ का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो दोस्तों पैसिव डिग्री में बदलते समय सेंटेंस है वो वेरी फ्यू से आरंभ होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों वेरी फ्यू मैन इन द वर्ल्ड आर एज फेमस एज महात्मा गांधी। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए 2 अपने को खाली स्थान भरने हैं 100 नंबर के प्रश्न में। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर बंगाली इज इंडियन लैंग्वेज। तो दोस्तों देखिए लैंग्वेज के नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बंगाली के आगे तो नो आर्टिकल आएगा और इंडियन के आगे दोस्तों एन आएगा। ठीक है, एन का यूज होगा, एन इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए खालिस्तान भरना है, 2 खालिस्तान है। ऑफ माई फ्रेंड्स हैवंट सेंट मी प्रेजेंट। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑफ माई फ्रेंड्स हैवंट सेंट मी प्रेजेंट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हैवंट के बाद दोस्तों सेंट मी, ठीक है, तो यहाँ पर हैवंट के बाद सेंटेंस में आगे एनी का यूज होगा, ठीक है। नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सामान्यतः दोस्तों एनी का यूज होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैवंट सेंट मी एनी प्रेजेंट। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, प्रीपोजिशन भरना है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। द रिच मैन हैज मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड हिम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अटेंड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटेंड टू हिम। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है विच ऑफ दीज इज यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड केजेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो देखिए यहाँ पर अर्धविराम, जिसको आप बोल सकते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसका प्रयोग है वो दोस्तों उपवाक्य को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, अपने को देखो इंग्लिश का दोस्तों सेंटेंस दे रखा है, अपने को हिंदी में बताना है, हिंदी ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी नाइस टू पीपल ऑन योर वे अप बिकॉज यू विल मीट देम ऑन योर वे डाउन। तो दोस्तों इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसमें इसको हिंदी में लिखेंगे दोस्तों, देखिए जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त सबसे अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि नीचे आते वक्त आप उन्हीं से मिलोगे। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर देखिए एडहेरेंस, दोस्तों एडहेरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 84 है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो 2 संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? तो 2 संख्याओं में बड़ी संख्या है वो क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए 1 और 4 अनुपात है, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 84 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये मैस से बड़ी दिखाई दे रही है ना आपको, सॉरी ये लेस है, लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो यही है दोस्तों बड़ी संख्या, यही है बड़ी संख्या। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 107 नंबर का प्रश्न है, 3 साल पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 साल पूर्व एक पत्नी, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। अब अपने को क्या करना है? 27 को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करना है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 81। अब इसमें 9 वर्ष और जोड़ने हैं, 9 वर्ष इसमें और जोड़ने हैं, क्योंकि बात यहाँ पर 3 साल पहले की हो रही है, तो तीनों की 3-3 साल जोड़नी है। तो दोस्तों 9 जोड़े तो कितने हो गए? 90। अब देखिए जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोस्तों उसकी पत्नी और पुत्र की आयु औसत है वो 20 वर्ष थी। तो यहाँ पर 20 इंटू
क्या करेंगे, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब 40 में दोस्तों अपन है वो प्लस करेंगे कितने 10, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु दोस्तों दोनों की आयु है वो दोस्तों 40 वर्ष थी। तो यहाँ पर दोस्तों 5 वर्ष पूर्व है तो दोनों में 5-5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 50। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो दोस्तों उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो दोस्तों 90 में से 50 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 40 वर्ष। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ललित एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है। वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य उसका 100 रुपए है तो 100 रुपए का 3/4 यानी कि कितना हो गया 3/4 इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों 75 75 हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 75 तो क्रम मूल्य हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता है, तो कितना पे बेचता है, यानी कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपए है तो 20% अधिक पे बेचता है तो कितना हो जाएगा 120 रुपए में बेचता है, यानी कि 120। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 75 में खरीदा 120 में बेचा तो 45/75 इंटू 100। ठीक है भाई, 120 में से 75 गए तो कितने बचे 45। तो अब इसको काट लीजिए दोस्तों, 25 से ये 3 बार कट गया, 25 से ये 4 बार कट गया और ये 3 से दोस्तों ये 15 बार कट गया, तो 15 चौके 60। तो यहाँ पर 60% का लाभ होता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 109 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे तथा उन सभी पेनों को 11 रुपए में 10 पेन के भाव से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति ने दोस्तों 10 रुपए में 11 पेन खरीदे हैं। ठीक है, और उन सभी पेनों को 11 रुपए में 10 पेन के हिसाब से बेच देते हैं। दोस्तों वज्र गुणा कर लीजिए, तो दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 121, सॉरी 11 इंटू 11 कितने होते हैं 121 और 10 इंटू 10 100, यानी कि दोस्तों अब अंतर कितने का आ रहा है दोनों में अंतर आ रहा है दोस्तों 21 का, और यही अपना से क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत कितना हो गया यहाँ पे 21। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाता है तथा हर को दोस्तों यहाँ पर देखिए 250% बढ़ाया जाता है, तो ये इसमें 250 नहीं, ठीक है हाँ, किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाता है तथा हर को 250% बढ़ाया जाता है। यदि परिणामी भिन्न 6/5 है तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये देखिए इसमें अपने को क्या करना है, मान लीजिए कि जो मूल भिन्न है वो दोस्तों x/y है, x/y है, तो दोस्तों क्या होगा इसके अंदर दोस्तों होगा x माइनस x इंटू 25/100 बटे y प्लस y इंटू 250/100 बराबर दोस्तों 6/5। बस इसको सोल्व करना है, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें मूल भिन्न 28/5। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों 111 नंबर का प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई तथा तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या है वो क्या है। तो दोस्तों गांव की वर्तमान जनसंख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 50,000 इंटू पहले साल 5% की बढ़ोतरी हुई तो यहाँ पर 105/100, दूसरे साल में 10% की कमी हुई तो यहाँ पर 90/100 इंटू तीसरे वर्ष में 4% की बढ़ोतरी हुई यानी कि 104/100। बस इसको काटना है, इसको आप काटोगे तो दोस्तों 49,140 आ जाएगा, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पी ने 9,000 का ऋण 8.5 साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया।
तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी, बताइए। सीधा सा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 9,000 रुपए 9,000 रुपए दोस्तों लिए हैं 8.5 प्रतिशत की दर से। तो यहाँ पर 9,000 वही समुद्र बटे 100, यानी कि समय मूलधन इंटू दर बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है दोस्तों 9,000, दर कितनी है 8.5, समय समय 2 वर्ष 8 मास है। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 24 महीने होते हैं। 24 और 8 32। तो दोस्तों यहाँ पे 32 बटे अपन यहाँ पर कितने लिखेंगे दोस्तों 32 बटे 12, ठीक है, इंटू दोस्तों 100। बस इसको काट लीजिए, ये जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अगर अपन पॉइंट हटाते हैं तो दोस्तों 1 जीरो और लग जाएगा, तो 1 जीरो से ये जीरो कट गया। अब दोस्तों ये 3 से ये 3 बार कट गया, ये 3 से 4 बार कट गया, और ये दोस्तों 4 से 8 बार कट गया। तो यहाँ पर 85 इंटू 8 इंटू 3 करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कितना दोस्तों 2040 आ जाएगा। कितना 2040। अब इसमें दोस्तों कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो इसमें अपने को क्या करना है, मूलधन में 2040 जोड़ना है। कितना हो जाएगा 11,040। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा वो अपना बताना है। देखिए कोई धन 100 रुपए, ठीक है, 8 वर्ष में दोस्तों वो कितना हो रहा है दुगना, यानी कि 200 हो रहा है, ठीक है। उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में, ठीक है, यानी कि 400 होने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 200 के 300 होने में दोस्तों यहाँ पर 16 वर्ष लगेंगे, और 400 होने में दोस्तों उसे 24 वर्ष लगेंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520। तो यहाँ पे देखिए 2520 में से 2400 घटा लीजिए, कितना हो गया दोस्तों 120, ठीक है, कितना हो गया 120। अब ये 120 है वो 1 साल का क्या है ब्याज है। तो 2400 में से दोस्तों ये 3 साल का ब्याज घटा लीजिए, तो कितना हो गया 120, 120 और 120 कितने हो गए 360, 360। अब 360 घटा लीजिए दोस्तों 2400 में से, तो कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे 2040। कितने बचे दोस्तों 2040 बचे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2040 का कितना प्रतिशत है, वो 120 होता है। तो दोस्तों ये 5% होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराए में बढ़ोतरी रुपए में है, रुपए में क्या है, अगर मूल किराया 18,000 रुपए था, मूल किराया अगर 18,000 रुपए था दोस्तों, यहाँ पर देखिए पुराना किराया बटे नया किराया, तो यहाँ पर 9:11 में है, तो यहाँ पर 9/11 में दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल किराया कितना है, तो दोस्तों 18,000, 18,000 बटे नया किराया, 18,000 बटे दोस्तों नया किराया बराबर 9/11। बस यहाँ पे अब अपने को क्या करना है दोस्तों 18,000 इंटू 11/9 काट लीजिए इसको, 9 दूनी 18, यानी कि 2,000, 2,000 को दोस्तों 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 22,000, कितना आ जाएगा 22,000। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि किराए में बढ़ोतरी हुई है, तो 18,000 है पहले, ठीक है, अब 22,000 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है 4,000 की। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 4,000। आगे देखिए रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना सारा पैसा वापस ले लिया।
यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए निवेश का अनुपात और लाभ का अनुपात निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मान लीजिए रवि ने व्यापार से अपना पैसा एक्स महीने बाद वापस ले लिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए निवेश का अनुपात कितना है, तो निवेश का अनुपात हो जाएगा दोस्तों इसमें 150 इंटू एक्स अनुपात, ठीक है, 150 इंटू एक्स अनुपात है दोस्तों 200 इंटू 12, ठीक है। और लाभ का अनुपात दोस्तों दे रखा है 1:2। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 150 इंटू एक्स बटे 200 इंटू 12 बराबर 1/2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर इसमें सीधा सा हो जाएगा 200 इंटू 12 बटे 150 इंटू 2 बराबर दोस्तों कितना जाएगा 8 महीने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 117 नंबर प्रश्न है, दो पाइप ए और बी एक बड़े टैंकर को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए और पाइप ए और बी को एक साथ बाकी आधी समय के लिए उपयोग किया जाए तो पूरा खाली टैंकर कितने समय में भरेगा। तो पूरा खाली टैंकर कितने समय में भरेगा, डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर 30 मिनट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 118 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी की यात्रा अपनी साइकिल पर करना चाहता है। वह अपनी यात्रा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। तदनुसार वह व्यक्ति यात्रा की पूरी दूरी कितने समय में तय कर पाएगा। भाई देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 50 में आप 12.5 का भाग दे दीजिए, कितना जाएगा 4 घंटा, तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। और ये प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद में दोस्तों वो 20 मिनट का विश्राम करता है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 पे करेगा, एक तो 12.5 किलोमीटर पे करेगा, एक 25 पे करेगा और एक करेगा दोस्तों 37.5 पे, और फिर तो दोस्तों आगे पहुंच ही जाएगा, यानी कि 3 बार विश्राम करेगा वो, तो 60 मिनट ये हो गए, ठीक है। तो 4 घंटे 60 मिनट, यानी कि अपन इसको 5 घंटे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, 5 घंटे। आगे देखिए दो मित्र 48 किलोमीटर दूर के दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे दोस्तों, देखिए दोनों को एक दूसरे से मिलने में लगा समय यानी कि दूरी बटा सापेक्ष काल। तो दोस्तों दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष काल है वो धनात्मक होगी। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 48 भाग दोस्तों 5 + 7 कितने हो जाएंगे 12। तो दोस्तों 48 में 12 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 4 घंटे। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे विभिन्न देशों ABCDEF से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट यह दर्शाता है, ये दोस्तों पाई चार्ट है अपना, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए 6 प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक में कितने छात्र आए हैं, इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख रुपए हुआ है, परिवहन पर दोस्तों कुल खर्च 9 लाख रुपए हुआ है और छात्रों की मेजबानी पर 15,000 प्रति छात्र की लागत से आई हो, तो सभी छात्रों की मेजबानी पर लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात है वो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपने को सीधा सा बताना रखा है कि देखिए ABCD में है, यहाँ पर एक पाई चार्ट के माध्यम से दे रखा है कि अब यहाँ पर देखिए दोस्तों परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख रुपए हुआ है,
ठीक है। और छात्रों की मेजबानी पर 15,000 रुपए। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए छात्रों की मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 30 और 25, दोस्तों 30 और 15 कितने होते हैं, 30 और 15 45, 45 और 5 कितने होते हैं 50, 50 और 10 60, 60 और 5 65, 65 और 25 कितने होते हैं 90। ठीक है, 65 और 25 कितने होते हैं 90। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 15,000 इंटू 90 कर लीजिए, 15,000 इंटू 90 करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सीधा सा मैं आपको बताऊं 15,000 इंटू 90 बटे 9 लाख कर लीजिए, 9 लाख। ठीक है, बस अब 15,000 इंटू 90 करके और 9 लाख दे रखा है, इनका अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात निकला आएगा दोस्तों 3:2। कितना निकलेगा दोस्तों 3:2। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।